हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक एमएसएन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट लेके आया हूं, जिसमें मैं एमएसएन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने डिस्कस करूंगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आपने थोड़ी सी भी एमएसएन पढ़ी है कहीं ना कहीं, तो आपको ये बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगे और आपके लिए आरएमएल और यूपीएनएचएम एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कराएंगे। तो आज की क्लास का जो मैं पॉइंट टू पॉइंट इसको स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको सीन हो रहा है कि बॉन स्कैन इज डन बाई, यानी कि जो बॉन स्कैन है, बॉन स्कैन हम किससे करेंगे? बॉन स्कैन इज डन बाई इंजेक्टिंग रेडियो आइसोटेप, यानी कि बॉन स्कैन करने के लिए हमको आइसोटेप की ज़रूरत रहती है। तो रेडियो आइसोटोप जो होते हैं उनको हम इंजेक्ट करते हैं बॉन के अंदर, और उनको वो विजुलाइज कराते हैं और ऊपर से हम एक्सरे कर लेते हैं। तो एक्सरे करेंगे तो इसमें बॉन इजीली क्लियरली विजुलाइज हो जाएगी और अच्छे से हम बॉन को स्कैन कर पाएंगे। वो फर्स्ट टेस्ट बॉन स्कैन के लिए हमको रेडियो आइसोटोप की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, और रेडियो आइसोटोप को हम आईवी इंजेक्ट करते हैं। आईवी इंजेक्ट करने के बाद में हम ऊपर से एक्सरे कर लेंगे। एक्सरे से क्या होगा कि वो क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगी। चलिए, दूसरा पॉइंट है अपना, टू प्रिवेंट एडिमा ऑन द साइट ऑफ स्प्रेन। स्प्रेन वाली साइट है, दो कंडीशन हो सकती है, एक स्ट्रेन और स्प्रेन। स्ट्रेन और स्प्रेन, अगर कहीं आपके जो टेंडन्स वगैरह हैं उनके अंदर इंजरी हुई है तो स्ट्रेन देखने को मिल सकता है, और कहीं लिगामेंट्स वगैरह में इंजरी हुई है तो आपको कंडीशन स्प्रेन देखने को मिल सकती है लिगामेंट्स इंजरी में। तो अगर लिगामेंट्स की इंजरी हुई है उस कंडीशन में स्प्रेन देखने को मिलेगा। तो इस स्प्रेन वाली साइड पे जो एडिमा हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कोल्ड कंप्रेस अप्लाई करते हैं। कोल्ड कंप्रेस, ये कोल्ड कंप्रेस हम एडिमा वाली साइड पे अप्लाई करेंगे, और इन कोल्ड कंप्रेस को 24 आवर्स के लिए अप्लाई किया जाएगा। पहले 24 घंटे आप 24 आवर, फर्स्ट 24 आवर अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये एडिमा रिलीव हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, ये आपको नहीं दिखाई देगा फिर उस कंडीशन में। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, टू टर्न द क्लाइंट आफ्टर लुम्बर लेमिनेक्टोमी, यानी लुम्बर वर्टिब्रा है, वहाँ पे लेमिनेक्टोमी की है एक लेमिना, लेमिना बोले तो एक वर्टिब्रा का एक मतलब वर्टिब्रा को निकाला गया है, लुम्बर वर्टिब्रा को निकाला गया है, लेमिनेक्टोमी की हुई है। तो जो वर्टिब्रा होते हैं उसको लेमिना भी बोलते हैं, वहाँ पे एक लेमिना को निकाला गया है, उसी को हम बोलेंगे लेमिनेक्टोमी। तो लुम्बर वाली साइड से एक वर्टिब्रा को निकाला गया है या फिर लेमिनेक्टोमी की गई है। तो इस कंडीशन में अब हम जो पर्सन पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देने के लिए लॉग रोलिंग टेक्निक यूज करते हैं। लॉग रोलिंग टेक्निक, ये लॉग रोलिंग टेक्निक होती है। लॉग रोलिंग टेक्निक के अंदर या तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लॉग रोलिंग टेक्निक के अंदर हम पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन दिलाने के लिए, पेशेंट को कोई सी भी पोजिशन दिलाने के लिए इसमें हमको 4 हेल्थ वर्कर की रिक्वायरमेंट रहेगी। 4 हेल्थ वर्कर वो क्या करेंगे? चारों हेल्थ वर्कर, एक पर्सन के हेड की तरफ खड़ा होगा, दूसरा फुट की तरफ खड़ा होगा, और 2 हेल्थ वर्कर होंगे वो एक लेफ्ट साइड और राइट साइड में खड़ा होगा, स्टैंड होगा वो। अब एक साथ में हमको क्या करनी है? पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि उसकी बॉडी बॉडी के साथ में बॉडी के साथ में मूव होने चाहिए उसकी नेक और हेड भी, नेक एंड हेड भी, यानी बॉडी जैसे ही टर्न लेगी लेफ्ट साइड या राइट साइड, वैसे ही उसी के साथ में उसकी नेक और हेड को भी टर्न कराना है। ये नहीं कि बॉडी आपने पहले लेफ्ट लेटरल में दे दी, अब उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं कि हेड को टर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर इंजरी के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लॉन्ग रोलिंग टेक्निक के अंदर जो पेशेंट होता है उसको हम एक साथ ही उसकी बॉडी में मूवमेंट हुआ है उसी के साथ उसके हेड में भी मूवमेंट कराएंगे, सेम साइड ऑफ बॉडी मूवमेंट। क्लियर दोस्तों? ये जो लॉग रेलिंग टेक्निक है हम कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं? या तो लुम्बर लेमिनेक्टोमी हुई है या फिर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है, उस कंडीशन में यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है अपना,
कार्पल टनल सिंड्रोम अकर ड्यू टू द इंजरी ऑफ मीडियन नर्व, यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम कब देखने को मिलता है? ये अगर इंजरी हो जाए आपकी कौन सी नर्व में? मीडियन नर्व के अंदर। अगर मीडियन नर्व में इंजरी हुई है तो हमको कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट, रेने टेस्ट। रेने टेस्ट कंपेयर्स एयर कंडक्शन विद बोन कंडक्शन। अच्छा, एयर टेस्ट, ये रेने टेस्ट आपने सुना होगा, रेने टेस्ट और बेवर टेस्ट। रेने टेस्ट और बेवर टेस्ट दोनों ही हम एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के लिए करते हैं। तो इसमें से जो रेने टेस्ट किया जाता है वो किस कंडीशन में किया जाता है? कंपेयर एयर कंडक्शन विद बोन कंडक्शन, यानी कि एयर कंडक्शन को बोन कंडक्शन से कंपेयर करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। उसको हम कौन सा टेस्ट बोलेंगे? रेने टेस्ट किया बोलते हैं उसको, रेने टेस्ट बोलते हैं। यानी कि ईयर की प्रॉब्लम होती है, उन ईयर की प्रॉब्लम में हम इनको करते हैं। क्लियर दोस्तों, ये हमने 5 पॉइंट यहाँ पे क्लियर किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट 6 नंबर, द प्राइमरी प्रॉब्लम इन कैटरेक्ट इज ब्लरिंग ऑफ विजन। यानी कि प्राइमरी प्रॉब्लम और कैटरेक्ट, द प्राइमरी प्रॉब्लम इन कैटरेक्ट, कैटरेक्ट के अंदर प्राइमरी प्रॉब्लम क्या होती है? कौन सी कंडीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है कैटरेक्ट के अंदर? अगर कोई पर्सन कैटरेक्ट वाला है तो प्राइमरी प्रॉब्लम सबसे पहले उसके अंदर क्या होगा? ब्लरिंग ऑफ विजन, यानी उसको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, ब्लर विजन दिखाई देगा। दिस इज कंडीशन सीन प्राइमरी इन दी कैटरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, इन एक्यूट ग्लूकोमा द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर इज कॉज्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ आइरिस। एक्यूट ग्लूकोमा के अंदर यहाँ पर कंडीशन बताई जा रही है। एक्यूट ग्लूकोमा के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर, यानी कि जो एक्वस ह्यूमर के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है वो किसकी वजह से आया है? आइरिस की वजह से। आइरिस के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गया है, उसकी वजह से एक्वस ह्यूमर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जिसकी वजह से जो ह्यूमर है यानी कि फ्लूइड है वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में हम एक आई बनाते हैं। हाँ जी, इस आई के अंदर यहाँ आपको दिखाई देगा, ये पार्ट दिखाई देगा ब्लैक ब्लैक कलर का। चलिए, नॉर्मल आई बना रहे हैं हम। ये आगे की साइड में यहाँ पे ट्रेबिकुलाई मेसवर्क होते हैं, ट्रेबिकुलाई मेसवर्क, जहाँ से जो फ्लूइड आता है ये फ्लूइड इधर से ड्रेन हो जाता है। इसी के पास में आपको दिखाई देती है आइरिस। तो आइरिस जो होती है वो आइरिस कॉज, ये आइरिस यहाँ पे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो आइरिस क्या करेगी? इसको ट्रेबिकुलाई मेसवर्क को क्लोज कर लेती है। अब ऐसी कंडीशन में अगर ट्रेबिकुलाई मेसवर्क क्लोज हो जाता है तो जो फ्लूइड यहाँ से आता है एक्वस ह्यूमर आ पाता तो वो ड्रेन नहीं हो पाता। इस कंडीशन में एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं हो पाता है, और जब एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं हो पाता है तो आई के अंदर क्या होगा? वो फ्लूइड यहाँ पे लगातार बढ़ने लगेगा। अब लगातार फ्लूइड बढ़ेगा तो आई के अंदर पेन करेगा और आई के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को बढ़ा देगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा के अंदर दोस्तों यहाँ क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ रहा है ये? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड था, एक्वस ह्यूमर था, वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है। किधर ड्रेन नहीं हो पा रहा? ट्रेबिकुलाई मेसवर्क में ड्रेन नहीं हो पा रहा है। ट्रेबिकुलाई मेसवर्क में क्यों ड्रेन नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गया है किसके अंदर? आइरिस के अंदर। अगर आइरिस में डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा तो जो फ्लूइड है वो ड्रेन नहीं हो पाएगा। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 8, ग्लूकोमा इज करेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। अगर किसी पर्सन को ग्लूकोमा हुआ है तो ये क्या लीड कर देगा? इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस लीड कर सकता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस कर देगा। ये ट्रीट नहीं हो सकेगी फिर। अगर एक बार इसने ब्लाइंडनेस कर दी तो ये ट्रीट नहीं हो सकी, ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस करता है ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा करेक्टराइज्ड बाय इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, हाइपर ओपिया इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। चलिए, हाइपर ओपिया कंडीशन दी गई है यहाँ पे,
किसके द्वारा करेक्टेड की जाती है, यानी कि इसको करेक्ट करने के लिए एक सर्जरी करते हैं, उसमें हम लेंस आइरिस मतलब इसके अंदर आई के अंदर लेंस हम चेंज करते हैं। तो लेंस किस टाइप का लेंस यूज करते हैं हाइपरोपिया में? हाइपरोपिया के अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं। हाइपरोपिया के अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं। चलिए, ये आई की प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्टिव एयर से कंडीशन, रिफ्रैक्टिव एयर कंडीशन से लिया गया है। रिफ्रैक्टिव एयर के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपरोपिया। मायोपिया के अंदर क्या होता है, ये हाइपरोपिया और मायोपिया दो कंडीशन होती है। मान ली जो मायोपिया के अंदर क्या होगा, उसको दूसरा नाम भी बोलते हैं मायोपिया को, मायोपिया मायोपिया को नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं, नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। इस नियर साइटेड मायोपिया वाली कंडीशन है, इसमें पर्सन को नियर का तो क्लियर विजन होता है, नियर का क्लियर विजन होगा, अच्छे से देख पाएगा नियर का, बट उसको दूर का देखने के लिए बोला गया, मतलब फार देखने के लिए बोला गया, दूर को देखने के लिए बोला जाएगा तो वो ब्लर्ड विजन होगा, अच्छे से देख नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं मायोपिया। इसी का जस्ट अपोजिट होता है हाइपर ओपिया। हाइपर ओपिया में, हाँ, हाइपर ओपिया के अंदर दूर का तो क्लियर दिखता है, इसको क्लियर विजन होगा, यानी फार विजन क्लियर विजन होगा, बट जबकि जो नियर विजन होगा वो ब्लर्ड विजन होगा, यानी पास का नहीं दिखता इसको। उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरोपिया। और हाइपरोपिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और मायोपिया को ट्रीट करने के लिए लेंस यूज किया जाता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 10, द सर्जिकल प्रोसीजर विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड एनुक्लिएशन। यानी कि यहाँ पे एनुक्लिएशन के बारे में बताया जा रहा है। एनुक्लिएशन किसको डिफाइन करता है? एनुक्लिएशन डिफाइन करता है जिसके अंदर रिमूव की जाती है एंटायर आई, रिमूव ऑफ एंटायर आई, यानी पूरी की पूरी आई को निकाल दिया गया है, आई बॉल को निकाल दिया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनुक्लिएशन बोलते हैं। Enucleation is a terminology used in eye surgery in which removal of entire eye, इसके अंदर पूरा आई पार्ट निकाल दिया जाता है आई बॉल के साथ में, उसको हम बोलते हैं एनुक्लिएशन। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग टेस्ट इज यूज्ड फॉर बैलेंस ऑफ गेट। गेट का पता करने के लिए, गेट बोले तो पर्सन जो है अच्छे से नहीं चल पा रहा है, उसका पोस्चर अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ऐसे पर्सन जिसका पोस्चर नहीं बन पा रहा उसमें हम टेस्ट करते हैं रोमबर्ग टेस्ट। ये रोमबर्ग टेस्ट यानी कि इसमें जो बैलेंस है गेट का, जो गेट है बैलेंस है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है पर्सन, उसको हम उसके लिए टेस्ट करेंगे, रोमबर्ग टेस्ट बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम कहाँ हुई है? इन मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर, मेडुला ऑब्लंगाटा में अगर, सॉरी, सेरिबेलम के अंदर, सेरिबेलम में, सेरिबेलम में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है पर्सन को तो उसका जो गेट है बैलेंस है वो अब नॉर्मल हो जाता है। इसके इसमें जो पर्सन होता है वो सीधे से खड़ा नहीं हो पाएगा, वो एक सीधी लाइन पे उसको चलाएंगे। रोमबर्ग टेस्ट में क्या करते हैं, उसको एक लाइन देते हैं, उस लाइन पे चलने के लिए बोलते हैं, लाइन पर वॉकिंग करने के लिए बोलेंगे, बट वो उस वॉकिंग पे नहीं चल, उस लाइन पे नहीं चल पाएगा, वो शराबी की तरह पैर अपने लड़खड़ाएगा, उसको हम बोलते हैं डिस्टरबेंस हो गया उसके बैलेंस में और गेट में, उसी को हम बोलते हैं रोमबर्ग टेस्ट। चलिए, रोमबर्ग टेस्ट क्या है? पर्सन को एक सीधी लाइन पे चलने के लिए बोला जाएगा बट वो नहीं चल पाएगा। क्लियर दोस्तों? सेरिबेलम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, द इनिशियल नर्सिंग एक्शन फॉर ए क्लाइंट हु इज इन दी क्लॉनिक फेज ऑफ द टॉनिक क्लॉनिक सीजर। चलिए, टॉनिक क्लॉनिक सीजर की बात की जा रही है। टॉनिक क्लॉनिक सीजर में इनिशियल नर्सिंग एक्शन की बात की जा रही है।
कि पर्सन को किसी को टॉनिक क्लोनिक सीजर आए हैं, उसमें इनिशियल नर्सिंग एक्शन क्या होगा? तो इस कंडीशन में जो इनिशियल नर्सिंग एक्शन होता है इज टू ऑब्टेन इक्विपमेंट फॉर ओरोट्रैकियल सक्शनिंग। ओरोट्रैकियल सक्शनिंग करनी है, क्योंकि सीक्रेशन जम जाएंगे, सीक्रेशन आ जाएंगे उसके एयरवे के अंदर। तो एयरवे के अंदर अगर सीक्रेशन है तो उसके लिए आपको ऐसे इक्विपमेंट को क्या करना है, ऑब्टेन करना है, अपने पास में लेके आना है जो सक्शनिंग करा सकें। क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी आप किसको देते हैं? प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी एयरवे क्लियरेंस पर। एयरवे क्लियरेंस, हाँ जी, एयरवे को क्लियर करना पड़ेगा, और एयरवे क्लियर करने के लिए आपको सक्शनिंग करनी पड़ेगी, और सक्शनिंग करनी है आपको तो उसके लिए इक्विपमेंट की नीड पड़ेगी। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन इज ए क्वाड्रीप्लेजिक क्लाइंट। चलिए, इसमें पूछा गया है कि नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे। फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन से पेशेंट में? क्वाड्रीप्लेजिक क्लाइंट, यानी कि ऐसा पर्सन, क्वाड्रीप्लेजिया यानी कि यहाँ पे पैरालाइसिस की बात कर रहा है। प्लेजिया मीन्स पैरालाइसिस, और पैरालाइसिस मतलब कौन सा? क्वाड्री, क्वालिटी बोले तो 4 एक्सट्रीमिटीज, यानी कि उसकी बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज पैरालाइज है। बोथ अपर एंड बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज क्या हो गई हैं उसकी? पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड हो गई है। इस कंडीशन को बोलते हैं क्वाड्रीप्लेजिया। तो इसमें फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा गया है क्वाड्रीप्लेजिक क्लाइंट के अंदर, हु इज एक्सपीरियंसिंग ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। अच्छा, क्वाड्रीप्लेजिक पेशेंट है और उसको क्या हो रखा है? ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो रखा है। ये ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर होता है। इसके अंदर अंदर क्या होगा? हाइपरटेंसिव क्राइसिस होती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। बीपी सडनली क्या हो जाता है? इंक्रीज, सडनली बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पल्स रेट सडनली बहुत कम हो जाती है जी। स्ट्रोक के चांसेस बन जाते हैं, स्ट्रोक। हाँ जी, देखिए सिम्टम्स बता रहा हूँ इसके क्या क्या होता है। इसके अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा, पल्स रेट डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रोक के चांसेस रहेंगे, और कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती हैं, कार्डियक प्रॉब्लम अराइज हो जाती हैं। उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। और इसके अंदर हाइपरटेंशन होने की वजह से सीवियर हेडेक होता है, सीवियर हेडेक, यानी कि इस कंडीशन में ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर सीवियर हेडेक होगा। अब तो ऐसी कंडीशन के अंदर फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होता है हमारा? फर्स्ट इंटरवेंशन यहाँ पे हम करते हैं, हाँ जी, एलिवेटेड हिज हेड एज हाई एज पॉसिबल। उसको, हेड को हम हाई लेवल पे क्या कर देंगे? एलिवेटेड कर देंगे, उसको कॉलर पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? ऐसा हम कर देंगे तो उसके जो पर्सन का हेडेक है वो कम हो जाएगा, पर्सन का हेडेक कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में फर्स्ट इंटरवेंशन क्या करते हैं? उसका हेड एलिवेटेड कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ जिंजिवल हाइपरप्लेजिया में अकर ड्यूरिंग फिनिटोइन थेरेपी। एन एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट की बात कर रहा है। चलिए, किसके एडवर्स इफेक्ट की बात कर रहा है? हाँ जी, फिनिटोइन थेरेपी की। एडवर्स इफेक्ट ऑफ जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, जो जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हुआ है, हाइपरप्लेजिया मतलब सेल का साइज बड़ा हुआ है। जिंजिवल बोले तो गम्स के अंदर, गम्स हाइपरप्लेजिया हो गया है, गम्स की सेल का साइज बढ़ गया है, जहाँ से ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। ये किसका एडवर्स इफेक्ट है? हाँ जी, फिनिटोइन ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है। जब फिनिटोइन ड्रग चल रही होती है तो गम ब्लीडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि वो क्या करा देती है? गम्स हाइपरप्लेजिया करा देती है, जिसी को जिंजिवल हाइपरप्लेजिया के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट है अपना यहाँ पे 15 पॉइंट, यूरिन आउटपुट इंक्रीज। यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। अब ये यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है
कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, बेस्ट शो दैट मैनिटोल इज इफेक्टिव इन ए क्लाइंट विद इंक्रीज्ड आईसीपी। चलिए, कोई पर्सन है जिसके अंदर आईसीपी बढ़ा हुआ है। अब आईसीपी बढ़ा हुआ है तो आईसीपी को कम करने के लिए, आईसीपी इसका इंक्रीज है, तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हाँ जी, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसके लिए मैनिटोल प्रोवाइड कर रहे हैं। मैनिटोल एक तरह से डायूरेटिक्स होती है। मैनिटोल डायूरेटिक है, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक के अंदर आती है। अब मैनिटोल देंगे तो ये क्या करेगी? यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगी, यूरिन आउटपुट को बढ़ा देगी, और यूरिन आउटपुट बढ़ा के आईसीपी को क्या करेगी? डिक्रीज आईसीपी। तो आईसीपी को कम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ये बेस्ट शो, यानी सबसे अच्छा तरीका है देखने का किसको? मैनिटोल की इफेक्टिवनेस, यानी मैनिटोल की इफेक्टिवनेस आ रही है या नहीं आ रही है। अगर मैनिटोल की इफेक्टिवनेस देखनी है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि उसका यूरिन आउटपुट इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर उसका इंक्रीज आउटपुट, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गया है तो इफेक्टिवनेस आ रही है किसकी? मैनिटोल की। अगर उसका यूरिन आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ तो कोई भी इफेक्टिवनेस नहीं आ रही। तो दोस्तों, ये कुछ सम पॉइंट थे आपके लिए, आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू क्लास।